हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सनी। मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान का भूगोल का जो अपना टॉपिक चल रहा था, राजस्थान का सामान्य परिचय है, उसका भाग 2। इस टॉपिक में हम बात करेंगे राजस्थान की अवस्थिति, राजस्थान का आकार, राजस्थान के क्षेत्रफल, राजस्थान की सीमाएं। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं कि राजस्थान की जो अवस्थिति है उसके बारे में। तो राजस्थान की जो लोकेशन है वो 3 प्रकार से देखी जा सकती है। तो पहला आप देखो कि ग्लोब पर, कि जो ये ग्लोब है, इस ग्लोब पर राजस्थान की लोकेशन क्या है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये ग्लोब है, ये अपना 0 डिग्री अक्षांश है यानी भूमध्य रेखा है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है यानी कि कर्क रेखा है। ये 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है यानी कि मकर रेखा है। तो आप पाओगे कि जो कर्क रेखा है ये राजस्थान के दक्षिण से बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। अब कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण में आ गई तो राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर में है, और जो कर्क रेखा से ऊपर वाला भाग है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर और 66.5 डिग्री तक, ये वाला भाग है, इसको अपन कहते हैं शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध। तो राजस्थान जो है वो ग्लोब पर जो स्थिति होगी उसको आप समझो ध्यान से, कि जो 0 डिग्री है इससे ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, और ये जो 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर जो आपने सुना होगा, ग्रीनविच रेखा जो लंदन से गुजरती है, इसके पूर्व में स्थित है, इसके उत्तर में और इसके पूर्व में, यानी कि राजस्थान की जो स्थिति हो गई वो हो गई उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कौन सा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो आपसे पूछे कि ग्लोब पर यानी पृथ्वी पर राजस्थान की स्थिति क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। नेक्स्ट बात करते हैं हम एशिया की। तो दोस्तों आपने एशिया के बारे में देखा होगा, एशिया का मैप, जैसे ये पूरा ग्लोब है और ग्लोब में सपोज करो ये एशिया है, ये एशिया है, इसमें ये इंडिया है, यहाँ राजस्थान है। तो एशिया का आप देखो कि ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो राजस्थान एशिया के कौन से पार्ट में है? साउथ में। तो एशिया के कौन से भाग में स्थित है? दक्षिणी एशिया में। अब देखते हैं इंडिया में। तो इंडिया में आप देखो कि जैसे ये इंडिया है, इंडिया है, इंडिया में यहाँ राजस्थान है। अब ये इंडिया का आप देखो कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो राजस्थान कहाँ है? राजस्थान है नॉर्थ वेस्ट में, यानी उत्तर पश्चिमी भारत में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखो राजस्थान की जो अवस्थिति है उसको हम समझते हैं कि देखो किसी भी क्षेत्र की जो लोकेशन है वो 2 प्रकार से निर्धारित होती है। एक तो अक्षांशीय स्थिति के आधार पर और एक होती है देशांतरीय स्थिति के आधार पर। तो सबसे पहले राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की स्थिति, अक्षांशीय स्थिति कौन सी है, तो आप कहोगे उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध। अब बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार। विस्तार का मतलब हो गया एक्सटेंड, कि राजस्थान कितने अक्षांश से कितने अक्षांश तक फैला हुआ है। तो हम बात करते हैं कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का विस्तार है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि ये ग्लोब है और ग्लोब में ये 0 डिग्री है। इसके बाद ये सपोज करो 0 के बाद अपन चलेंगे नॉर्थ की तरफ, 1 2 3 4 5 ऐसे जाएंगे, तो 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट यहां से राजस्थान शुरू हो गया और खत्म कहां हो रहा है राजस्थान? वो हो रहा है 30 डिग्री 12 मिनट। तो आप देखो राजस्थान शुरू भी कहां से हुआ है? उत्तरी गोलार्ध से, नॉर्थ से, और खत्म भी कहां हुआ है? उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्थ में। तो राजस्थान की जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार, वो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब राजस्थान के जो अक्षांशीय अंतर है उसकी बात करते हैं। तो देखो जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो है 30 डिग्री 12 मिनट तक, और कहां से शुरू हो रहा है? 23 डिग्री 3 मिनट से। तो दोनों का अंतर कितना हो गया?
1 डिग्री में 60 मिनट होती है, ये ध्यान रखना आप, और हर मिनट में 60 सेकंड होती है। कितनी होती है? 60 सेकंड। तो 12 में से 3 जाएंगे तो बचे 9, और 30 में से 23 जाएंगे तो बचे 7। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय अंतर है वो है 7 डिग्री 9 मिनट। अब बात करते हैं देशांतरीय की। तो देशांतरीय स्थिति के बारे में आप समझो कि ये ग्लोब है, और ग्लोब पर जो आपने ऐसी खड़ी रेखाएं देखी होंगी उनको कहते हैं देशांतरीय रेखाएं। अब इसमें सपोज करो ये राजस्थान है, और राजस्थान यहां से और यहां तक, यानी कि ग्लोब में जो हम 0 डिग्री देशांतर से चल रहे हैं, किधर? ईस्ट की तरफ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे जाके कहीं ना कहीं राजस्थान स्थित होगा। तो राजस्थान की स्थिति यहां से लेकर कहां से? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो ये तो कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट, और ये कितना है? 78 डिग्री 17 मिनट। ये भी कहां से शुरू हो रहा है? ईस्ट से, और ये भी कहां शुरू हो रहा है? ईस्ट से। तो राजस्थान की जो देशांतर स्थिति है वो कहां है? पूर्वी गोलार्ध में। क्यों? क्योंकि ईस्ट से ही शुरू हो रहा है और ईस्ट से ही इसकी एंडिंग हो रही है। अब आपसे पूछे कि वह राजस्थान का देशांतरीय अंतर कितना है, तो देशांतरीय अंतर है दोस्तों, हम करते हैं 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री और 30 मिनट निकालते हैं। अब देखो, तो 17 में से 30 नहीं जा सकते, तो अपन 1 डिग्री इसे उधार लेंगे। 1 डिग्री में 60 सेकंड है, 60 और 17, अब देखो 60 प्लस 17 बराबर 77 मिनट। अब 77 मिनट में से 30 मिनट जाते हैं तो आता है 47 मिनट। अब यहाँ 78 की जगह बच गए 77, और 77 में 69 जाएंगे तो अपने बचेंगे 8 मिनट। तो राजस्थान का देशांतरीय अंतर हो गया वो 8 डिग्री और 47 मिनट हो गए। अब आप देखो 8 डिग्री 47 मतलब लगभग 8:45 के लगभग चला गया। अगर 45 है, 45 से ऊपर 9 9:45 हो गए, तो इसको बोलते हैं लगभग 9 डिग्री। आगे हम चर्चा करते हैं कि भाई राजस्थान का जो विस्तार है उसको समझो आप, कि यहां देखो आप नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो साउथ से शुरू करते हैं भाई, कर्क रेखा से ऊपर जा रहे हैं अपन। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या है अपना राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अब बात करते हैं देशांतरीय की, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक क्या है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। दोस्तों ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज्यादा इजी और बेसिक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको थोड़ा कंफ्यूज कर दिया जाता है। वो कंफ्यूज किस तरह से किया जाता है वो मैं अभी आपको समझाता हूं। आप देखो एक प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, यानी कहां से कहां तक है। और आपके पास जो ऑप्शन होंगे वो ऐसे होंगे कि 23 डिग्री 3 मिनट एन से 30 डिग्री 12 मिनट एन तक, या फिर 23 डिग्री 3 मिनट एस से 30 डिग्री 12 मिनट एस तक, या फिर 23 डिग्री 3 मिनट एस से 30 डिग्री 12 मिनट एन तक, या फिर 23 डिग्री 3 मिनट एन से 30 डिग्री 12 मिनट एस तक। अभी 4 ऑप्शन है तो आपको ऐसे लगेंगे यार ये सारे मतलब पढ़े पढ़े लग रहे हैं, तो अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो दोस्तों कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सा सिंपल सा आंसर है। देखो एन का मतलब है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, यानी उत्तरी अक्षांश या उत्तरी गोलार्ध। तो 23 डिग्री 3 मिनट
उत्तरी अक्षांश से लेकर, मतलब कहां से लेकर, एन से लेकर, और कहां तक है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, मतलब कहां तक, एन तक। तो आंसर क्या होगा, ए, 23 डिग्री 3 मिनट एन से 30 डिग्री 12 मिनट एन तक। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होते हैं, हम इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के विस्तार की। तो दोस्तों राजस्थान का जो विस्तार है उसको आप समझो कि हमने अक्षांशीय देशांतरीय दृष्टि से तो हमने समझ लिया कि भाई 23 डिग्री से लेकर 30 डिग्री और 69 डिग्री से 78 डिग्री, ये तो हो गया। लेकिन हम बात करते हैं कि हम जब इन डिग्रियों पे जाते हैं कि भाई 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ पर क्या स्थित है यहाँ, और यहाँ हम जब बात करते हैं कि 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ पर यहाँ क्या स्थित है, यहाँ बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर क्या स्थित है, और यहाँ बात करें तो 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट पर क्या स्थित है। सबसे पहले देखते हैं अपन ये 23 डिग्री 3 मिनट, मतलब यहाँ राजस्थान का सेंटर है, तो इससे जाते हैं साउथ की तरफ, इससे जाते हैं नॉर्थ की तरफ, इससे जाते हैं वेस्ट और इसके ईस्ट। तो मैं कहूँ कि राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो दक्षिणी बिंदु आएगा बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा। कौन सा आएगा, बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा। अब सबसे उत्तरी बिंदु की बात करते हैं कि मैं सेंटर से नॉर्थ की तरफ जाता हूं, तो सबसे उत्तरी यानी सबसे उत्तर की तरफ सबसे अंतिम बिंदु कौन सा आएगा, तो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर आएगा कोहना गांव। कौन सा गांव, कोहना। तहसील कौन सी है, गंगानगर, और जिला है श्री गंगानगर। कौन सा दोस्तों, श्री गंगानगर। अब मैं सेंटर से अगर वेस्ट की तरफ जाता हूं तो वेस्टर्न मोस्ट जो गांव आएगा, जो स्थल आएगा, जो बिंदु आएगा, वो कौन सा है, तो वो देशांतरीय तो क्या होगा 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, लेकिन स्थल कौन सा है, कटरा गांव। कौन सा गांव, कटरा। तहसील कौन सी, सम तहसील, और जिला कौन सा, जैसलमेर। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सेंटर से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो जो ईस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट आएगा, जो गांव आएगा, स्थल आएगा, उसका जो देशांतरीय मान है वो तो है 78 डिग्री 17 मिनट। अब इसमें जो गांव होगा वो होगा सिलाना या सिलान गांव। इसके देखो कई नाम मिलते हैं आपको, सिलाना भी कहते हैं, सिलान भी कहते हैं, सिलावट भी कहते हैं, तो कई नाम मिलेंगे, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम मिलेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो सिंपल सा है। तहसील पूछे तो राजाखेड़ा तहसील है, और जिला पूछे तो धौलपुर जिला है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि राजस्थान का जो विस्तार है उसकी बात करते हैं। तो देखो दोस्तों राजस्थान का जो सेंटर पॉइंट है, इससे हम जाते हैं नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ। तो नॉर्थ से साउथ तक सपोज करो ये राजस्थान है, ये मैं बार बार ऐसा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि राजस्थान की आकृति पतंगाकार है, तो टाइम खराब ना हो इसलिए आप इसको समझ लेना राजस्थान। मैं कहूँ राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है कोहना गांव, और ये जो दक्षिणी बिंदु है बोरकुंड गांव, यहां से यहां तक की जो लेंथ है, लंबाई है, वो कितनी है, तो वो है दोस्तों 826 किलोमीटर। कितनी है, 826 किलोमीटर। अब मैं बात करता हूं कि दोस्तों कि ये जो राजस्थान का कटरा गांव है जो पश्चिमी बिंदु है, और जो शिलान गांव है जो पूर्वी बिंदु है, इनके बीच की जो ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई कितनी है, तो ये 869 किलोमीटर। कितनी है, 869 किलोमीटर। अब दोस्तों आप देखो कि राजस्थान की जो चौड़ाई है वो तो है 869 किलोमीटर, राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो है 826 किलोमीटर, और दोनों के बीच अंतर होगा तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 9 में से 6 जाएंगे तो 3, 4 में से 2 जाएंगे, 6 में से 2 जाएंगे तो 4, 8 में से 8 जाएंगे 0, तो कितना आ गया 43 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर बताइए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कितना है, 43 किलोमीटर। अब मैं बात करता हूं कि ये देखिए आप कि ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ये जो दिशा आ गई ये आ गई अपनी नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम, और ये जो दिशा आ गई ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये आ गई साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व।
तो अगर मैं राजस्थान में यहां से देखो आप कि नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ आता हूं, तो एक विकर्ण डालते हैं, और विकर्ण डालते हैं तो इस विकर्ण की लंबाई यहां से यहां तक, यानी राजस्थान में यहां से और यहां तक जो विकर्ण की लंबाई होगी ये होगी 850 किलोमीटर। कितनी होगी? 850। अब आप देखिए कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? नॉर्थ ईस्ट। ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? साउथ वेस्ट। तो यहां से नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ मैं जो विकर्ण डालता हूं, इसकी लंबाई आपसे पूछे तो ये है 784 किलोमीटर। कितनी है? 784 किलोमीटर। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने क्या क्या सीखा कि राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो 826, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई है वो 869, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जो विकर्ण है उसकी लंबाई 850, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ जो विकर्ण है उसकी जो लंबाई है 884 किलोमीटर। नेक्स्ट, राजस्थान की चौड़ाई और लंबाई के बीच में अंतर है वो है 43 किलोमीटर। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं अपन कि राजस्थान का जो देशांतरीय अंतर है वो 8 डिग्री 47 मिनट यानी लगभग 9 डिग्री है। अतः राजस्थान के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के मध्य समय का अंतर कितना होगा? तो दोस्तों बहुत ही शानदार कंसेप्ट, आप इसको समझो कि ये राजस्थान है और राजस्थान का जो पश्चिमी बिंदु और जो पूर्वी बिंदु है इनके बीच में हमने जो अंतर देखा वो है 8 डिग्री 47 मिनट या लगभग 9 डिग्री। अब आपने सुना होगा कि आप थोड़ा समझ लो, मैं आपको पूरा ही समझा देता हूँ कि सपोज करो ये ग्लोब है यानी पृथ्वी है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूम रही है। किधर घूम रही है? पश्चिम से पूर्व। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है, वो करती है 24 घंटे में। कितने में करती है दोस्तों? 24 घंटे में। तो पृथ्वी गोल है और पृथ्वी का जो मान है वो है 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, वो घूमती है 24 घंटे में। अब पृथ्वी एक घंटे में कितना घूमेगी? एक घंटे में कितना घूमेगी? तो 360 बटा में 24 बराबर 15 डिग्री। अब मैं ये कह रहा हूं कि वे पृथ्वी एक घंटे घूमने में, एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है, यानी 15 डिग्री घूमने में कितना समय ले रही है? एक घंटा। तो एक घंटे को मैं 1 आवर को मैं 60 मिनट भी तो कह सकता हूं ना, 60 मिनट बरोबर। अब आप देखो कि 60 मिनट में घूम रही है 15 डिग्री, तो एक डिग्री घूमने में कितना समय लेगी? 60 बटा में 15 बराबर 4 मिनट। तो दोस्तों आपने कई बार ये चीज पढ़ी होगी कि पृथ्वी एक डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, लेकिन कैसे लेती है वो आप समझ गए होंगे। मैं इसको दोबारा समझाता हूं कि पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है अपने अक्ष पर 24 घंटे में, और यानी कि एक चक्कर को हम कह सकते हैं 360 डिग्री की 360 डिग्री। तो 360 डिग्री घूम गई 24 घंटे में, तो एक घंटे में कितना घूमेगी? 360 बटा में 24 बराबर 15 डिग्री, यानी कि एक घंटे को हम 60 मिनट भी कह सकते हैं कि 60 मिनट में कितना घूम रही है? 15 डिग्री। तो एक डिग्री घूमने में कितना समय लेगी? 60 बटा 15 बराबर 4 मिनट। तो यहाँ दोस्तों एक चीज क्लियर हो गई कि पृथ्वी एक डिग्री अक्ष देशांतर के आगे गुजरती है तो प्रत्येक में कितना समय लेती है? 4-4 मिनट का। कितना लेती है? 4-4 मिनट का। तो दोस्तों आगे इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझो आप कि सपोज करो ये राजस्थान है और यहां से यहां तक के बीच का जो अंतर है ये है 8 डिग्री 4-7 मिनट, 47 मिनट, या फिर इसको लगभग में कह देते हैं भाई 9 डिग्री। देखो कोई छोटे एग्जाम हो गए ना, ऐसे एग्जाम जिनमें क्वालिफिकेशन 10th या 12th मांगी जा रही है, जैसे राजस्थान पुलिस, एलडीसी वगैरह, पटवारी, ग्राम सेवक वगैरह, उसमें थोड़ा सा पूर्णांक में दे देते हैं 9 डिग्री। वो कोई बड़े एग्जाम हुए जैसे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर या आरएस वगैरह, उसमें आपको जो पूछा जाएगा वो एग्जैक्ट फिगर पूछा जाएगा। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, इसलिए मैं दोनों बता रहा हूं कि
अगर ये अंतर 8 डिग्री 47 मिनट है और 1 मिनट 1 डिग्री में अंतर होता है वो 4 मिनट का होता है, तो सूर्य अगर पूर्व में उदय होता है तो सूर्य की सबसे पहली किरण पड़ेगी यहाँ, तो प्रत्येक 4-4 मिनट में 1-1 डिग्री आगे बढ़ता जाएगा। अब आप इस कंसेप्ट को दोबारा समझो कि सूर्य की प्रथम किरण राजस्थान में पड़ेगी यहाँ, शिलाना गांव। कौन सा गांव? शिलाना या शिलान। और प्रत्येक 4-4 मिनट में सूर्य की किरणें 1-1 डिग्री बढ़ती जाएंगी। ये कंसेप्ट मैं अभी आपको और अच्छी तरह से समझाऊंगा, टेंशन मत लो। अगर 8 डिग्री 47 मिनट है देशांतरीय अंतर और प्रत्येक डिग्री पर 4 मिनट का अंतर होता है, तो 8 डिग्री 47 पे होगा 35 मिनट 8 सेकंड। कितना होगा? 35 मिनट 8 सेकंड। अगर 9 डिग्री है तो 9 गुना 4 बराबर 36 मिनट। अब प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न क्या आएगा कि राजस्थान के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के मध्य समय का अंतर बताइए। तो या तो ऑप्शन में आपको ये मिलेगा या फिर ये थोड़ा सा लमसम में मिलेगा 36 मिनट। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये देखिए आप 8 डिग्री 47 मिनट गुना 4 बराबर 35 मिनट 8 सेकंड और 9 डिग्री गुना 4 बराबर 36 मिनट। अब आप इसको थोड़ा सा मैं आपको और समझा देता हूं कि आप समझो कि ये राजस्थान, ये धौलपुर का शिलाना गांव, ये जैसलमेर का कटरा गांव, दोनों के बीच समय का अंतर है लगभग 9 डिग्री मान लेते हैं। 8 डिग्री 47 मिनट आप छोड़ो, कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आपको सीधा समझाता हूँ। 9 डिग्री है। मैं ये कहूं कि धौलपुर के शिलाना गांव में सूर्य उदय सुबह 6 बजे होता है, 6 AM। तो जैसलमेर के कटरा गांव में कब होगा? तो आप देखिए, जब पूर्व का देकर समय और पश्चिम का पूछा जाए तो जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अगर पश्चिम का देखकर पूर्व का पूछा जाए तो घटा देंगे। अभी आप देखो कैसे। उन्होंने प्रश्न में पूछा कि धौलपुर के शिलान गांव में 6 बजे हैं, तो जैसलमेर के कटरा गांव में सूर्योदय कितने बजे होगा? तो आप समझो 6 में हम जोड़ेंगे 36, तो 6:36 पर होगा। क्यों होगा? क्योंकि 6 बजे अगर सूर्य की किरणें यहां पड़ी हैं तो प्रत्येक डिग्री में 4-4 मिनट का समय लेगा। 4-4 दूनी 8, 4 12, 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36। तो कितनी मिनट और जोड़ देंगे? 36 जोड़ देंगे। एक तो इस टाइप के प्रश्न आएंगे। दूसरे जो प्रश्न आएंगे वो आप समझो कि ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि भाई देखो, भारत जो है थोड़ा गलत हो गया, कि कर्क रेखा तो भारत के मध्य से गुजर रही है 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8। और ये जो देशांतर जा रहे हैं ऐसे, ऐसे एक देशांतर जाता है 82.5 डिग्री। कौन सा देशांतर? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये 5 राज्यों से गुजरता है। इसको भारत का मानक समय माना गया है। मानक समय का मतलब यहाँ जितने बजेंगे, यहाँ अगर सुबह के 6 बज रहे हैं तो एंटायर कंट्री में सुबह के 6 ही बजेंगे। कितने बजेंगे? 6। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि भारत के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के मध्य जो समय का अंतर है, देखो जो देशांतरी अंतर वो 30 डिग्री है। समय गुणा 4 तो बराबर 120 मिनट। 120 मिनट को अपन कह सकते हैं 2 घंटे। क्या कह सकते हैं? 2 घंटे। तो आप देखो यहाँ 6 बज रहे हैं, मान लो यहाँ सूर्य उदय हो गया तो यहाँ पहले ही हो चुका था, 1 घंटे पहले हो चुका था, और यहाँ 1 घंटे बाद होगा। तो आप समझ रहे इस चीज को। अब अगर आप क्वेश्चन इस तरह से करें कि भाई यहां और यहां, ये धौलपुर का सिलान गांव और ये जैसलमेर का कटरा गांव, अगर सूर्य की किरणें यहां 6 बजे पड़ी, कटरा गांव में 6 बजे पड़ी, 6 AM, तो सिलान गांव में कब पड़ी?
तो मैंने कहा अगर इधर का देख इधर का पूछे तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। 6 में से 36 घटाएंगे, 6 बजने में यानी 36 मिनट घटा देंगे तो कितनी बच गई, 5:24 AM। बिल्कुल सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कई क्वेश्चन ऐसे भी कर लेता है कि सपोज करो 71 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जोधपुर है और 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मान लो जयपुर है। ये जोधपुर ये जयपुर, दोनों के बीच समय का अंतर कितना होगा, तो बहुत बेसिक है। 75 में से 71 घटाओ, कितने बचे, 4। तो प्रत्येक डिग्री पर 4 मिनट का अंतर होता है, 4 गुना 4 बराबर 16 मिनट। तो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया जो मैंने पिछले स्लाइड पे समझाया था, तो आप सारे क्वेश्चन कर दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम कर्क रेखा। अब कर्क रेखा को कर्क रेखा भी कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अब इसको समझो आप कि भाई कर्क रेखा ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री है, इसको भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसके उत्तर में जाएंगे 1 2 3 4 ऐसे जाएंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव। इससे साउथ में जाएंगे 1 2 3 4 ऐसे जाएंगे तो 90 डिग्री यानी 90 डिग्री साउथ। तो देखो आप समझो कि 0 से उत्तर की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4 ऐसे करके एक आएगा 23.5 डिग्री। कितना आएगा, 23.5 डिग्री। इसको कहते हैं कर्क रेखा। फिर आएगा 66.5 डिग्री, इसको कहते हैं आर्कटिक रेखा। क्या कहेंगे, आर्कटिक रेखा, यानी कि 66.5 डिग्री। फिर आएगा 90 डिग्री, ऐसे साउथ में जाएंगे तो 23.5 डिग्री साउथ, इसको कहेंगे मकर रेखा। फिर 66.5 डिग्री साउथ, इसको कहेंगे अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। अब आप समझो दोस्तों कि यहाँ कर्क रेखा की बात क्यों आ रही है। तो कर्क रेखा की बात इसलिए आ रही है कि कर्क रेखा भारत के मध्य से और राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है। कहां से गुजरती है, भारत के मध्य से और राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है। आप समझो अगर मैं ये कह रहा हूं कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना आप, 23.5 का मतलब 1/2 भी होता है और 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, तो आधी डिग्री में कितनी मिनट होंगी, तो 60 में 2 काटेंगे 30। तो देखो आप समझो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 30.5 डिग्री नॉर्थ। तो इसमें भी कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब भी 23.5 ही होता है। तो आप समझो कुछ फैक्ट हैं कर्क रेखा से संबंधित राजस्थान के। ये राजस्थान है और यहां से गुजरती है कर्क रेखा। तो आपको 2 फैक्ट मैं सीधा बताता हूं। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणतम जिले बांसवाड़ा जिले, कौन सा जिला, बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से गुजरती है, जिसको कुशलगढ़ या कुशलगढ़ कहते हैं। अब ये डूंगरपुर जिला है, ये बांसवाड़ा है और यहाँ आप देखो डूंगरपुर जिला है। तो जो कर्क रेखा गुजरती है डूंगरपुर जिले की चीखली गांव, एक गांव है चीखली, इस गांव की सीमा को छूता हुआ कर्क रेखा गुजरती है। तो देखो फैक्ट है सीधे सीधे, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण में डूंगरपुर जिले के चीखली गांव की सीमा को छूती हुई बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील के मध्य से गुजरती है। फिर कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई मात्र 26 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे ना कि भाई ये राजस्थान है, कर्क रेखा ने यहां से एंट्री मारी, यहां से एग्जिट मारा, इस एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट के बीच की दूरी है वो है 26 किलोमीटर बस। कर्क रेखा के उत्तर में शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध है, मतलब दक्षिण में उष्ण कटिबंध है। अब अक्सर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का कौन सा जिले का भाग उष्ण कटिबंध में है, तो बांसवाड़ा का। किसका है, बांसवाड़ा का। अब इससे ऊपर के सारे जिले उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में। अब आप देखो सूर्य की सीधी किरणें ये कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं 21 जून को। कब, 21 जून को। फिर
विषुवत रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर, फिर मकर रेखा पर 22 दिसंबर। तो सूर्य की सीधी किरणें नॉर्थ में कर्क रेखा से ऊपर की तरफ जा ही नहीं सकती, यानी जाती नहीं है। तो कर्क रेखा की सर्वाधिक सीधापन जो होगा वो कहाँ होगा, बांसवाड़ा में। और इससे ऊपर जाएंगे, जिस भी जिले में जाएंगे तिरछापन बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तिरछापन बढ़ता जाएगा। और सबसे नॉर्थ में है गंगानगर, श्री गंगानगर। तो सबसे ज्यादा तिरछापन कहाँ होगा, श्री गंगानगर में। यहां आप और समझो कि सपोज करो ये राजस्थान है, यहां गंगानगर है, यहां हनुमानगढ़ है, यहां अजमेर है। और ये वाला पार्ट राजस्थान का थोड़ा ऐसे है, जहां झालावाड़, बारा, कोटा ऐसे। यहां बांसवाड़ा। अब सबसे दक्षिण में बांसवाड़ा है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, तो सर्वाधिक सीधापन तो कहाँ होगा, बांसवाड़ा में। अब आपसे क्वेश्चन किया जाए कि निम्न में से, निम्न का मतलब होता है जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनकी बात हो रही है बस। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में, किस जिले में सूर्य की किरणों का, सूर्य की किरणों का सीधापन सर्वाधिक होगा, सर्वाधिक होगा। अब आप समझो, ऑप्शन है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और अजमेर। अब आप समझो, नॉर्थ से साउथ की तरफ आओ। अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता हूं तो तिरछापन बढ़ता जाता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ आऊंगा तो सीधापन बढ़ता जाएगा। तो सबसे साउथ में इन चार ऑप्शन में कौन सा है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अजमेर। यहाँ गंगानगर है, यहाँ हनुमानगढ़ है, यहाँ चूरू है और यहाँ अजमेर। तो सबसे साउथ में क्या है, अजमेर। तो इसका आंसर क्या आएगा, अजमेर। अब यहाँ एक्चुअल में सर्वाधिक सीधापन होता है बांसवाड़ा में, लेकिन मैंने क्या कहा, निम्न की बात हो रही है, निम्न की बात हो रही। तो निम्न का मतलब है आपको जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उन्हीं की बात कर रहा है और किसी की बात नहीं कर रहा। तो अब आप देखो, आगे समझो। कर्क रेखा के सबसे नजदीक जिला बांसवाड़ा एवं सबसे दूर जिला श्री गंगानगर है, मैंने आपको समझा दिया। अब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, अतः सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन बांसवाड़ा में तथा सर्वाधिक तिरछापन जो होगा वो होगा गंगानगर में। ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, छोटे छोटे सिंपल सिंपल फैक्ट हैं, आप इसको समझ लो। आगे देखते हैं। मैं ये कहूं कि ये एक वेस्ट से ईस्ट की तरफ की डायरेक्शन है। अब सूर्य का उदय होता है वो ईस्ट में होता है, आपने पढ़ा होगा। तो सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ेंगी ईस्ट में। ईस्ट में कौन सा जिला है, धौलपुर। और सबसे वेस्टर्न जो जिला है वो है जैसलमेर। तो आप देखो कि सूर्योदय की बात करते हैं तो सबसे पहले सूर्य किरणें पड़ेंगी धौलपुर में। तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा, धौलपुर। सबसे बाद में सूर्य की किरणें कहाँ पड़ेगी, जैसलमेर में। तो सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होगा, जैसलमेर में। अब सूर्यास्त की बात करते हैं, जहां सबसे पहले उदय होगा वहीं सबसे पहले अस्त होगा। तो सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होगा, धौलपुर में। सबसे बाद में कहाँ होगा, जैसलमेर में। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप सबको पता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाते तो कंफ्यूज हो जाते हैं अपन। मानो आपसे पूछ लिया गया कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है, और आपने पढ़ा है कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय तो धौलपुर में होता है, लेकिन सूर्यास्त नहीं पढ़ा। अब आंसर तो धौलपुर ही आएगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो गए और आपने जैसलमेर कर दिया। एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसका थोड़ा ध्यान रखना। दोस्तों आगे चलते हैं, राजस्थान की आकृति एवं आकार। अब यहां आप थोड़ा समझो कि राजस्थान का जो आकार है वो है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, यानी रोम्बस। रोम्बस का मतलब होता है, रोम्बस शेप है। ये टी.एच. हेंडले ने बताया था कि भारत की और राजस्थान की जो आकृति है वो रोम्बस आकृति है। रोम्बस का मतलब होता है विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार। विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार। जैसे आपने सुना होगा ट्राइंगल, ट्राइंगल का मतलब होता है त्रिकोणीय, या फिर रेक्टेंगल यानी आयताकार। फिर आपने हेक्सागन सुना होगा,
तो ना पेंटागन सुना होगा, पंचकोणीय, हेक्सागन षटकोणीय, ऐसे रोम्बस का मतलब होता है पतंगाकार। तो ये सीधा सा प्रश्न है कि राजस्थान की आकृति आप देखो, राजस्थान की आकृति कैसी है, एक पतंग के जैसी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखो कि राजस्थान, मेन क्वेश्चन आता है यहाँ से, यहाँ आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी कि राजस्थान के जो जिलों की आकृति है इनकी तुलना किसी न किसी से की गई है। अब वो किस किस से की, कुछ की गई है, जैसे 33 जिले हैं, 33 जिले में से कुछ 17-18 जिलों की तुलना की गई है, सभी की नहीं की गई है। तो आप देखो थोड़ा सा, सबसे पहले आप हनुमानगढ़ को देखो कि हनुमानगढ़ की आकृति आप देखो ऐसी होगी, मतलब आपको ऐसे लग रहा होगा कि कोई कुर्सी हो, सोफा हो या अंग्रेजी का एल अक्षर हो। तो हनुमानगढ़ की आकृति कैसी है, कुर्सी, सोफा या अंग्रेजी के एल अक्षर की जैसी। अब आप देखो सीकर, सीकर आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे कोई कटोरा हो या प्याला हो या अर्धचंद्राकार, यानी अर्धचंद्राकार, प्यालेनुमा या कटोरेनुमा। तो आप मैप को देखते जाओ, आप सब समझ जाओगे। अब आप देखो जयपुर की आकृति देखो, तो जयपुर की आकृति आपको लगेगी सुराही के जैसी, जैसे पानी की सुराही आती है ना, आपने पानी की सुराही देखी हो, तो पानी की सुराही की आकृति ऐसी आती है, ऐसी। इसमें पानी भरा होता है, ये मिट्टी का बना होता है, आपने देखा होगा, आजकल धातु के भी आने लग गए हैं। तो जयपुर की आकृति कैसी है, पानी की सुराही की जैसी। हम अब बात करते हैं भरतपुर की। तो भरतपुर की जो आकृति आप देखो, भरतपुर की आकृति यहाँ आप ध्यान से देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक गिलहरी बैठी है। क्या बैठी है, गिलहरी। आपने कई बार गिलहरी देखा होगा, तो वो ऐसा प्रतीत हो रही है आपको जैसे कोई गिलहरी बैठी हो, ये देखो आप। तो भरतपुर की आकृति कैसी है, गिलहरी के जैसी। अब बात करते हैं दौसा की। तो दौसा की आकृति देखो धनुषाकार है और इसी को कहते हैं छाजलाकार। अब ऑप्शन में या तो आपको धनुषाकार मिलेगा या धनुआकार मिलेगा या छाजलाकार मिलेगा। दौसा की आकृति कैसी है, धनुषाकार या छाजलाकार। अब आप देखो करौली और धौलपुर दोनों को मिलाओ, तो करौली और धौलपुर की आकृति आपको ऐसी लगेगी जैसे पानी में कोई बतख तैर रही है, यानी ये देखो आप, जैसे ये बतख कहाँ तैर रही है, पानी में, तो कैसी है, बतख के जैसी। अब हम बात करते हैं टोंक की। तो टोंक की आकृति है राजस्थान के जैसी ही, मतलब समचतुर्भुज या पतंगाकार, इसमें कंफ्यूज मत होना आप। आगे बात करते हैं हम भीलवाड़ा की। तो भीलवाड़ा की आकृति है आयताकार। कैसी है, आयताकार, यानी ये भुजा और ये भुजा समान सी हैं, ये भुजा और ये भुजा समान सी। अब हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की। तो चित्तौड़गढ़ ध्यान से समझो आप कि चित्तौड़गढ़ दो भागों में फैला है। ये चित्तौड़गढ़ का मुख्य भाग है, ये चित्तौड़गढ़ का रावत भाटा भैंसरोडगढ़ वाला भाग है। बीच में मंदसौर जिले का, एमपी का जो मंदसौर जिला है उसका कुछ भाग आ जाता है। राजस्थान में भीलवाड़ा जिला चित्तौड़गढ़ को दो भागों में बांटता है, इसका भी आप ध्यान रखना। अगर मैं एंटायर चित्तौड़गढ़ की बात करता हूं, इसकी ऐसा पूरा, तो इसकी आकृति होती है घोड़े के नाल की जैसी। आपने घोड़े के जो पैर होते हैं, नीचे के जो खुर होते हैं, उसमें एक लोहे की धातु की एक चीज लगाई जाती है जिसको कहते हैं घोड़े की नाल। ये इसलिए लगाई जाती है ताकि घोड़ा जब चले तो उसके जो खुर होते हैं वो धरातल से टकराकर घिसे ना, इसलिए ये घोड़ों के नाल लगाई जाती है। इसके जैसी आकृति है किसकी, पूरे चित्तौड़गढ़ की। अगर मैं कहूं कि चित्तौड़गढ़ का जो मुख्य भाग है ये, तो इसकी आकृति बताई गई है दोस्तों इल्ली के जैसी। किसकी जैसी, इल्ली। इल्ली आपने देखा होगा, जैसे गेहूं में इल्ली लग जाती है सीलन से, तो उसके जैसी है इल्ली। इटली नहीं है, ये इल्ली है, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं उदयपुर की। तो दोस्तों उदयपुर की आकृति है ऑस्ट्रेलिया के जैसी। किसकी जैसी, ऑस्ट्रेलिया के जैसी। और उदयपुर संभाग की बात करें, पूरे संभाग की, तो उसकी आकृति है श्रीलंका के जैसी। किसकी जैसी, श्रीलंका के जैसी। अब बात करते हैं राजसमंद की। तो राजसमंद की आकृति है तिलक के जैसी, जैसे आपने माथे पे को तिलक लगाया हो, उस तिलक के जैसी आकृति है। तिलक मतलब ऊपर से पतला, नीचे से चौड़ा। अब बात करते हैं सिरोही की। तो सिरोही की आकृति है मेंढक के जैसी। किसके जैसी, मेंढक के जैसी। अब बात करते हैं जालोर की। तो जालोर की जो आकृति है
वो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि समुद्र में उल्टा गोता लगाती हुई मछली। आपने देखा होगा समुद्र में कई बार व्हेल मछली को, तो देखो आप देखो, ये जल है, समुद्र है, इसमें अचानक से निकलेगी और फिर उल्टा गोता लगाएगी। तो बिल्कुल ऐसी आकृति है किसकी, जालौर की। तो समुद्र में गोता लगाती हुई मछली या व्हेल के जैसी। अब बात करते हैं हम जैसलमेर की। तो जैसलमेर देखो आप, जैसलमेर है तो एक बहुभुज, लेकिन इसकी जो बहुभुजाएं हैं ये अनियमित है, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं है, इसलिए जैसलमेर की आकृति को बताया गया है अनियमित बहुभुज। फिर बात करते हैं जोधपुर की। तो जोधपुर की आकृति है मयूर के जैसी। कैसी है भाई, मयूर के जैसी। अब नेक्स्ट बात करते हैं अजमेर की। अजमेर की आकृति है त्रिभुजाकार। कैसी है, त्रिभुजाकार। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने सीखा कि राजस्थान की आकृति कैसी है। तो राजस्थान की आकृति है दोस्तों विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, पतंगाकार, विषम कोणीय चतुर्भुज या रोम्बस। और रोम्बस किसने कहा इसको, टी एच हैंडले ने। किसने कहा, टी एच हैंडले ने। इसका भी ध्यान रखना, एक भूगोलवेता थे। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल। तो दोस्तों ये आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाता हूं। तो देखो भारत का जो क्षेत्रफल है, पहले आप पूरे ग्लोब का समझो। जैसे ग्लोब है, ग्लोब में भारत है, क्या है, ये सपोज करो भारत है। तो पूरा ग्लोब अपने आप में 100% है। कितना है, 100% है। और भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अब भारत का क्षेत्रफल पूरे ग्लोब का क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है, यानी पूरी पृथ्वी का कितना है, 2.4%। ऐसे ही राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है, जिसको वर्ग मील में माना जाता है 1,32,139 वर्ग मील, या कई बार 140 वर्ग मील भी आ जाता है। किसकी जगह, 139 की जगह। अब बात करते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, और राजस्थान का क्षेत्रफल है ये है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर गुणा 100। तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना पड़ता है, 10.41%। कितना पड़ता है, 10.41%। सपोज करो ये पूरा भारत का क्षेत्रफल है, तो राजस्थान का कितना होगा, 10.41%। अब 10.41% को मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि भाई लगभग 10%, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर ऑप्शन में ऐसा आ जाए कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, और ऑप्शन ऐसे हो 8, 9, 10, 11, तो 4 ऑप्शन की बात करते हैं, तो इस हिसाब से लगभग किसके नियरेस्ट जा रहा है, 10 के। तो आंसर क्या आएगा, 10। तो आप ये मत कह देना कि भाई मैंने 10.41 पढ़ा था, ये गलत है। गलत नहीं है, 4 ऑप्शन की बात कर रहा है, जो नियरेस्ट है उसकी बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि 10.41 मतलब 10 और 100, संपूर्ण कितना है, 100। राजस्थान का कितना है, 10। तो भारत का लगभग कितना हो गया, 0 से 0 कट गया, लगभग 1/10 भाग। अब 1/10 भाग को मैं ये भी तो कह सकता हूँ 1/2। 1/2 10 में से कौन सा, 1। 10 में से कितने भाग, 1। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। जैसे ऐसे पूछ ले कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है, और ऑप्शन हो A, B, C, D की 2/3, ऐसे ऑप्शन हो हिंदी में कि 2/3 या 3/4, 1/2 या 3/2, तो आप कंफ्यूज मत होना कितना है, 1/2 यानी कि 1/10। सीधा सिंपल आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, इसका आप ध्यान रखना भी। राजस्थान में वर्तमान में देखो, पहले क्या था भारत में कि 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब क्या कर दिया
2014 में एक राज्य और बनाया तेलंगाना। राज्य कितने हुए? 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश। अब क्या किया सरकार ने? जब धारा 370 हटाई 2019 को, तो उसमें क्या किया कि जम्मू कश्मीर जो राज्य था, मतलब 29 में से जो एक राज्य था जम्मू कश्मीर, इसके 2 भाग कर दिए। कितने? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यानी 1 और 2। तो राज्य कितने बच गए? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 7 और 2 9। कितने हो गए? 9। अब उन्होंने क्या किया कि दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव दोनों को एक कर दिया। तो 9 में से वापस एक घटा तो कितने बचे? 8। तो वर्तमान में कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब आप समझो, इन 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो प्रथम स्थान है वो किसका है? राजस्थान का। यानी सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान। अब आप इसको थोड़ा और समझो कि राजस्थान से पूर्व मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बन गया। अब देखो, नवंबर 2000 यानी अटल बिहारी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने क्या किया? देश में, राज्यों में कुछ परिवर्तन किया। और क्या परिवर्तन किया वो आप समझो इस तरह कि यहाँ एक बिहार राज्य था, बिहार के 2 भाग किए, एक झारखंड और एक बिहार, एक बिहार एक झारखंड। यहाँ एमपी था, एमपी के 2 भाग किए, एमपी और छत्तीसगढ़। यहाँ यूपी था, यूपी के 2 भाग किए, उत्तराखंड यानी उत्तरांचल था उस समय, और उत्तर प्रदेश। तो 3 नए राज्य बना दिए। कहने का तात्पर्य ये है, एक उत्तरांचल या उत्तराखंड, एक छत्तीसगढ़ और एक झारखंड। तो सन 2000, नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, तो मध्य प्रदेश आ गया 2nd पोजीशन पर और राजस्थान पहुंच गया 1st पोजीशन पर। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना? 1 नवंबर 2000 को। अब देखो, वर्तमान में 4 जो बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो देखो आप। पहले पे राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे पे मध्य प्रदेश है, 3,08,000 वर्ग किलोमीटर है। तीसरे पे महाराष्ट्र है, 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। चौथे पे उत्तर प्रदेश है, 2,43,286 वर्ग किलोमीटर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखो, राजस्थान के, ये राजस्थान है, और राजस्थान के बड़े जिले और छोटे जिले। तो अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है, जो 4 बड़े जिले बताए हैं मैंने, सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर है, जिसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। दूसरा बाड़मेर है, 28,387 वर्ग किलोमीटर। तीसरा बीकानेर है, 27,244 वर्ग किलोमीटर। चौथा जोधपुर है, 22,850 वर्ग किलोमीटर। अब आप थोड़ा सा समझो कि आपको ये जो आंकड़े हैं ये याद नहीं करने, ये याद भी नहीं होंगे आपके। आप आज याद करोगे कल भूल जाओगे। आपको सिर्फ इसका थोड़ा आइडिया रखना है कि जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर। बाकी आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, सीक्वेंस याद रखना है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, JBBJ। ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स टाइप है, इसको याद रख लेना। वैसे मैं शॉर्ट ट्रिक्स पे बिलीव नहीं करता हूँ लेकिन फिर भी आप याद रख लो। आगे बात करते हैं छोटे जिलों की। तो देखो, सबसे छोटा जिला धौलपुर है, 3,034 वर्ग किलोमीटर। उससे बड़ा, धौलपुर से थोड़ा बड़ा जस्ट, तो वो है 2,3432 किलोमीटर। उससे थोड़ा बड़ा डूंगरपुर, 3,770 किलोमीटर। उससे थोड़ा बड़ा राजसमंद, जो है 3,860 वर्ग किलोमीटर। अब आप देखो कि जैसलमेर है, ये जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और तो जैसलमेर है, इसका क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो गुणा 100 कर देंगे तो आएगा 11.22%। कितना आएगा? 11.22%। और धौलपुर का जो क्षेत्रफल है
ये राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो ये देखो धौलपुर का है 3034 बटा में 3,42,239 गुना 100, तो ये आएगा 0.89%। अब प्रश्न आता है कि भाई धौलपुर का तो हो गया 0.89%, जैसलमेर का हो गया 11.22%। अब मैं बात करूं कि जैसलमेर का क्षेत्रफल धौलपुर के क्षेत्रफल से कितना गुना बड़ा है, तो आएगा 12.66 गुना बड़ा। अब यहां थोड़ी कंफ्यूजन आती है, 12.66 गुना बड़ा है, लेकिन आपसे पूछे कितने प्रतिशत बड़ा है, तो प्रतिशत, तो गुना का मतलब हो गया जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, ऐसे 12 गुना और 12.66 गुना। तो प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब है ये है कि 12.66 को 100 से आप मल्टीप्लाई करो तो 1266 प्रतिशत। इसका आप स्पेशल ध्यान रखना। अगर ऐसे आ जाए कि जैसलमेर का क्षेत्रफल धौलपुर के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत बड़ा है और ऑप्शन ऐसे हो, तो मैं गारंटी देता हूं 95% स्टूडेंट इसको गलत करके आएंगे। जैसे ऑप्शन ऐसे हो, प्रश्न तो क्या पूछ रहे थे, कितने प्रतिशत बड़ा है, गुना नहीं पूछ रहा, प्रतिशत पूछ रहा। और ऑप्शन ऐसे हो कि भाई 12.66%, 126.6%, 1.266% या 1266%। अब आप बताओ इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर मैं बता रहा हूं आपको, ये तो आएगा 1266%, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, गुना में और प्रतिशत में अंतर आता है। गुना का मतलब है जैसे आप पूछो कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदी गई और दुगुने दाम में बेची गई, तो 10 गुना 2 बराबर 20, ये तो हो गया 2 गुना। लेकिन प्रतिशत कितना हो गया, 200, 100 का कितना प्रतिशत है, तो देखो ये अपने आप में 10 अपने आप में 100% है, तो 200 कितना हो गया 200%। लेकिन गुना तो कितना है, गुना तो सिर्फ दुगुना ही है, प्रतिशत 200। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल चीज है। अब बात करते हैं पहले दौसा। देखो धौलपुर से पहले दौसा सबसे छोटा जिला था, लेकिन 15 अगस्त 1992 को सवाई माधोपुर जिले की महुआ तहसील दौसा में मिलने से उसका क्षेत्रफल 3432 वर्ग किलोमीटर हो गया। मतलब है 1992, 15 अगस्त 1992 से पहले जो दौसा था ये था पहले स्थान पर और धौलपुर था दूसरे स्थान पर। लेकिन अब दौसा में मिला दी गई सवाई माधोपुर की महुआ तहसील, तो दौसा आ गया बड़ा और आगे दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर कौन सा चला गया, धौलपुर। तो धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला कब बना, 15 अगस्त 1992। ये फैक्ट भी ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा फैक्ट है। अब बात करते हैं राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों के साथ तुलना की गई है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। वो ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो देखो आप समझो, विश्व में वर्तमान में लगभग भाई 193 सदस्य तो हैं यूएनओ के, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिनको यूएनओ ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, अभी मान्यता नहीं दी है। तो ऐसे टोटल देशों की संख्या लगभग 210 या 211 के लगभग बताई जाती है। तो अब उसमें चर्चा में नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं कि जो टोटल देश हैं, मान लो 210 हैं, तो उसमें से 128 देशों से राजस्थान क्षेत्रफल में बढ़ा है। अब देखो कितनी बड़ी बात है, मतलब पूरे एंटायर वर्ल्ड में 128 देश ऐसे हैं जो क्षेत्रफल में राजस्थान से छोटे हैं, कि वो फिर भी देश कहलाते हैं। भारत तो 7वें स्थान पे है, लेकिन राजस्थान ही 128 देशों से बड़ा है। यहां थोड़े से कुछ फैक्ट है वो देखो कि भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान क्षेत्रफल में विश्व के 128 देशों से बड़ा है, लेकिन उसकी कुछ देशों के साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से तुलना की गई है, जो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले देखो आप जापान, यह राजस्थान से कुछ बड़ा है। कुछ बड़ा का मतलब राजस्थान का क्षेत्रफल है 3.42 लाख किलोमीटर स्क्वायर और जापान का है 3.53
77 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो राजस्थान से कुछ बड़ा है कौन है? जापान। जर्मनी, यह भी राजस्थान से कुछ बड़ा है या लगभग बराबर है। तो राजस्थान का ये है 3.42 लाख किलोमीटर स्क्वायर, जापान का ये है, जर्मनी का है 3.57 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो या तो आप मान लो कुछ बड़ा है या आप ऐसे कह लो भी लगभग बराबर सा है, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अब बात कर ले इटली की। तो भी देखो राजस्थान का 3.42 है, इटली का कम है, तो इटली का कम है, तो राजस्थान इटली से क्या है? कुछ बड़ा है। क्या है? कुछ बड़ा। पोलैंड, पोलैंड का भी राजस्थान से कम है, तो राजस्थान पोलैंड से भी क्या है? कुछ बड़ा है। देखो आप ऐसे कह सकते हो कि भाई पोलैंड राजस्थान से कुछ छोटा है, तो राजस्थान पोलैंड से कुछ बड़ा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन, जिसने भारत पर 200 साल तक राज किया, वो ग्रेट ब्रिटेन, राजस्थान उस ग्रेट ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है। ताज्जुब की बात। अब आप समझो पता नहीं क्या बात हो गई थी उस समय। तो ध्यान से समझना, ग्रेट ब्रिटेन, राजस्थान इससे 2 गुना बड़ा है, तो ग्रेट ब्रिटेन क्या हो गया? आधा हो गया कि नहीं हो गया? भाई आप समझो, राजस्थान 200 है और ग्रेट ब्रिटेन 100 है, तो राजस्थान तो 2 गुना हो गया, लेकिन 200 का आधा भी तो हो गया ना। तो आपसे ये पूछे ना कि भाई कितना छोटा है, तो आधा है, इसका ध्यान रखना। तो नेपाल, राजस्थान इससे 2.5 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 2.5 गुना। चेकोस्लोवाकिया, राजस्थान इससे 3 गुना बड़ा है। श्रीलंका, राजस्थान इससे 5 गुना बड़ा है। भूटान, राजस्थान इससे 8 गुना बड़ा है। बेल्जियम इससे 11 गुना बड़ा है और इजराइल इससे 17 गुना बड़ा है। ये राजस्थान ध्यान से समझो, ब्रिटेन से 2.5 गुना बड़ा है राजस्थान, नेपाल से, ब्रिटेन से 2 गुना, नेपाल से 2.5 गुना, चेकोस्लोवाकिया से 3, श्रीलंका से 5, भूटान से 8, बेल्जियम से 11 और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। कौन बड़ा है? राजस्थान। तो आप ऐसे देखो, ब्रिटेन से 2, नेपाल से 2.5, चेकोस्लोवाकिया से 3, श्रीलंका से 5, भूटान से 8, बेल्जियम से 11 और इजराइल से 17। इसको ध्यान रखना, आप इसको 2-3 बार आप रिवाइज करना, चीजें आपके ऐसे कैसे याद हो जाएंगी। अब रिवाइज करने का देखो एक तरीका होता है, मैं आपको समझा देता हूं कि आप एक बार इनको ढकिए, हाथ से ढकिए या किसी रजिस्टर से ढकिए, और आप आंख बंद करके रिवाइज कीजिए कि ब्रिटेन से 2 गुना, नेपाल से 2.5 गुना, चेकोस्लोवाकिया से 3, श्रीलंका से 5, भूटान से 8, बेल्जियम से 11 और इजराइल से 17। फिर एक बार आप इनके ऊपर हाथ रखिए और आप 2 गुना किससे है भाई? ब्रिटेन से, 2.5 नेपाल से, 3 किससे? चेकोस्लोवाकिया से, 5 किससे है? श्रीलंका से, 8 किससे है? भूटान से और 11 किससे है? बेल्जियम से, 17 किससे है? इजराइल से। तो देखो दोस्तों, आने वाली क्लासों में या आने वाले किसी वीडियो में देखो, पढ़ना जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है भाई। आप कोई भी बुक खरीदो, आपने कहीं कोचिंग की होगी या आपने कई वीडियो भी देखे होंगे, अवेलेबल है, यूट्यूब पे है बहुत, आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है। बट मेरा वीडियो बनाने का जो मोटिव था वो कुछ डिफरेंट था। वो ये था कि मैंने देखा है, मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्फिंग की है, मैंने कई ऑनलाइन वीडियो भी देखे हैं, बच्चे तो ले रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे आप समझो कि इतना पढ़ाते हैं कि कोई भी एग्जाम XYZ, कोई भी एग्जाम उसका 20 से 30% ही कवर कर पाता है। तो अब आप बताओ, अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास लेता है या यूट्यूब पे पढ़ता है, यानी उसका कोई एप्लीकेशन ले रखा हो, आजकल कई चल रहे हैं, कई नाम है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, और या फिर यूट्यूब पे पढ़ रहा हो, अगर वो पूरा टाइम देके पूरी क्लास लेके एग्जाम देने जाता है, सपोज करो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन 20% या 25% मोस्टली कह सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा यही हिट कर पाते हैं। अब आप बताओ बाकी के 75% क्वेश्चन कहाँ से लाएगा वो? इतनी मेहनत करते नहीं है या इतना मतलब कॉन्शियस होता नहीं है कि भाई वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए, एक्स्ट्रा पढ़े। वो पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं ऑनलाइन क्लासों के या यूट्यूब चैनलों के। तो मेरा पढ़ाने का मोटिव ये है
कि भाई स्टूडेंट को इतना मैटर दिया जाए कि कम से कम मैं 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन 80-90% कवर कर जाए, और 10 और 20% जो बचेगा वो उनके पड़ेगी गेस करने की क्षमता, यानी अनुमान लगाने की जो उनकी क्षमता है, वो ये बाकी का 10-20% कवर कर जाएगा। मैं आपको आगे बताऊंगा किसी अन्य वीडियो में। देखो कई समस्या है स्टूडेंट की कि पढ़ना कैसे है, किसकी तैयारी कैसे करें, क्या पढ़े क्या छोड़े, कौन सी बुक्स अच्छी है, कौन सा स्टडी मटेरियल अच्छा है, सर दिन में पढ़े रात में पढ़े, सर कितने घंटे पढ़े, याद नहीं रहता, पढ़ते बहुत है, पढ़ते समय नींद आ जाती है, या फिर कल पढ़ा था आज भूल गया, पढ़ के बहुत जाता हूँ लेकिन एग्जाम में भूल जाता हूँ। तो ऐसी कई समस्या है स्टूडेंट की, इनके बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे किसी और सेशन में, टेंशन मत लो, अभी इसको कवर करो। आप देखो कि जो इंडिया के अपन बात कर रहे थे, ये चीज हो गई, इजराइल हो गया 11वां, 17 गुना बढ़ा है राजस्थान से। आगे देखो राजस्थान की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 6,85,48,437 व्यक्ति है। मतलब आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 6.85 करोड़, ऐसे भी कह सकते हो आप, ऐसे भी कह सकते हो 685 लाख, इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना भाई। तो ये कब की है? 2011 की। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 7वां स्थान है। कौन सा है? 7वां। जैसे आप इधर देखो टॉप 10 स्टेट, पहला उत्तर प्रदेश का, दूसरा महाराष्ट्र का, तीसरा बिहार का, चौथा पश्चिम बंगाल का, पांचवा मध्य प्रदेश का, छठा तमिलनाडु का और सातवां राजस्थान का। अब देखो मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन की प्रकृति चेंज करके बताऊंगा कि आजकल किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और क्यों आप जो कन्वेंशनल पढ़ते हैं, जो परंपरागत पढ़ते हैं, ऐसे स्टूडेंट ऐसे प्रश्नों का आंसर क्यों नहीं दे पाते हैं, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। अभी आप देखो कि देश की कुल जनसंख्या का राजस्थान में 5.66% भाग निवास करता है। ये 7वां स्थान कब बना भाई? पहले 8वां था। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना। पहले आंध्र प्रदेश 7वें पे था, राजस्थान 8वें पे था। अब आंध्र प्रदेश के 2 टुकड़े कर दिए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश बहुत 10वें स्थान पे आ गया, नीचे आ गया 2-3 पायदान, और 7वें पे कौन चला गया है? राजस्थान। तो अब आपसे पूछे कि राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से देश का 7वां राज्य कब बना? तो भाई 2014 में बना, 2 जून 2014 में। अब आप प्रश्न देखो, ये लिस्ट देखो आप ध्यान से, इस लिस्ट को देखो कि इसमें इंडिया के टॉप 10 स्टेट हैं जनसंख्या की दृष्टि से। अब इसमें प्रश्न देखो, मैं अगर ऐसा प्रश्न दूं कि भाई निम्न में से जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, कौन सा सबसे बड़ा राज्य है निम्न में से? निम्न का मतलब है जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं इनकी बात हो रही है भाई। अब आप अपना दिमाग भूल जाओ, आपने उत्तर प्रदेश पढ़ा था या क्या पढ़ा था। अब देखो मैं ऑप्शन देता हूं, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात। अब बताओ भाई, अब आप उत्तर प्रदेश को बिल्कुल भूल जाइए। यहां देखो, आप लिस्ट को देखो कि इन जो 4 ऑप्शन है इनको देखो आप पहले, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। तो देखो मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इसमें 6ठे नंबर पे आ रहा है तमिलनाडु। तो भाई ये तो आ गया 6ठे पे। फिर 7वें पे आ रहा है राजस्थान, 8वें पे आ रहा है कर्नाटक और 9वें पे आ रहा है गुजरात। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा हो गया? सबसे ज्यादा जनसंख्या किसी में हो गई? तमिलनाडु में। तो इनमें आंसर कौन सा आएगा? बी। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की सीमाएं। तो इसको फटाफट देखो, राजस्थान की सीमाएं 2 प्रकार की है, अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा आप देखो ये 1070 किलोमीटर है, अंतरराज्यीय सीमा है वो 4850 है, कुल है 5920, यानी 1070, 4850, 5920 किलोमीटर टोटल। आपसे पूछे, एक बार राजस्थान पुलिस में प्रश्न आया था पिछली बार कि राजस्थान की परिधि कितनी है? परिधि मतलब है पूरे जो सीमा है चारों तरफ की, वो कितनी है? वो है 5920 किलोमीटर। तो इसमें कंफ्यूज मत होना भाई। आगे देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा की चर्चा करते हैं। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेडक्लिफ रेखा।
क्या नाम है, रेड क्लिफ। इसका निर्धारण कब हुआ, 17 अगस्त 1947। अब देखो यहाँ एक कंफ्यूजन आ गई, कुछ बुक्स आपको बताएंगी 15 अगस्त, क्या बताएंगी, 15 अगस्त। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि 15 अगस्त को सर 1947 की बात हुई, सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया, सीमा आयोग। और इस सीमा आयोग का काम क्या था वो समझो आप। ये भारत है, वर्तमान का भारत है, ये ऐसे समझ लो आप थोड़ा सा। ये वर्तमान में पाकिस्तान है, ये वर्तमान में बांग्लादेश है। 1947 में ये बना था पूर्वी पाकिस्तान, ये तो बना था पश्चिमी पाकिस्तान, और ये बना था पूर्वी पाकिस्तान। पाकिस्तान के दो भाग थे। अब देखो पश्चिमी पाकिस्तान में क्या क्या था, इधर था उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, ये पंजाब का आधा पंजाब तो रह गया भारत में और आधा भाग चला गया पाकिस्तान में। फिर ये सिंध प्रांत और ये बलूचिस्तान, ठीक है भाई। अब ये सिंध प्रांत पूरा दे दिया, बलूचिस्तान पूरा दे दिया। बलूचिस्तान क्या था, आपने सुना होगा, केंद्र शासित प्रदेश था, चीफ कमिश्नर आयुक्त वाला का कार्यालय था वहां पे। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी रियासत भी थी, जैसे पेशावर वगैरह रियासत भी थी। तो इधर देखो, इधर बंगाल था, बंगाल के अलावा कुछ रियासत भी थी। अब बंगाल का जो पूर्वी बंगाल है वो तो चला गया पूर्वी पाकिस्तान में, और पश्चिमी बंगाल है ये वर्तमान में भारत का एक राज्य है। अब कई स्टूडेंट में से कहते हैं कि सर देखो बंगाल भारत के पूर्वी भाग में है, लेकिन इसको पश्चिमी बंगाल कहते हैं। पश्चिमी बंगाल इसलिए कहते हैं बंगाल का पश्चिमी भाग है, जो बंगाल का ईस्टर्न पार्ट है वो तो बांग्लादेश में चला गया, जिसको पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। वेस्टर्न पार्ट है वो भारत में। आगे आप समझो कि जो सर सिरिल रेडक्लिफ है उनको दो सीमाओं का निर्धारण करना था, एक तो ये और एक ये। अब उन्होंने क्या किया, 15 अगस्त 1947 को सीमा आयोग बना। उन्होंने 17 अगस्त 1947 को क्या किया, सीमा का निर्धारण किया। कहां किया, मैप पर, कागज पे। वहां जाकर नहीं किया भाई, या कागज पे किया। कागज पे एक रेखा खींच दी कि भाई इस गांव से ये रेखा जा रही है और इस गांव से ये रेखा जा रही है। अब इसको खींचने के लिए इनके सहायक कौन थे, तो देखो इधर खींचने के लिए इनके दो सहायक तो थे कांग्रेस से, पंजाब के लोग कांग्रेस से, दो थे मुस्लिम लीग से, इधर की खींचने के लिए भी इनके दो सहायक थे कांग्रेस से बंगाल के, और दो थे मुस्लिम लीग के। तो ये मैटर नहीं करता है, आप सिर्फ ये समझो, सिर्फ डेट का ध्यान रखना। 17 अगस्त सीमा आयोग बना कब, 15 अगस्त, ध्यान रखना। लेकिन निर्धारण कब किया, 17 अगस्त। तो कई किताबों में पता नहीं जानबूझ के दे रखा है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, नहीं पता। आगे देखिए निर्धारण करता कौन था, सर सिरिल रेडक्लिफ। मैंने बता दिया आपको। इसका प्रारंभ बिंदु कौन सा है, प्रारंभ बिंदु है हिंदुमल कोट। ये हिंदुमल कोट है, ये आप देखिए, ये गंगानगर है, ये बाड़मेर। तो गंगानगर का जो ये बिंदु है हिंदुमल कोट, यहां से शुरू होती है क्या, अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा, और खत्म होती है बाड़मेर के यहां तक, जिसका नाम है बाखासर। और कौन सा गांव है, भागल गांव, और जिला है बाड़मेर। अब इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई 1070 किलोमीटर, सिंपल सी बात है। अब इसके जिले देखो, पाकिस्तान के 9 जिले सीमा बनाते हैं, राजस्थान के 4 जिले बनाते हैं। पाकिस्तान के 9 जिले हैं, इसमें 3 पंजाब प्रांत के हैं, 6 सिंध प्रांत के। अब पंजाब प्रांत के 3 कौन कौन से, बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान। और सिंध प्रांत के हैं घोटकी, सुकुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट, थार पारकर। अब कुल ध्यान रखना भाई, 3 और 6 9 होते हैं। राजस्थान के 4 जिले हैं, तो 4 जिले कौन कौन से, देखो गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर की सीमा बनाता है 210 किलोमीटर, बीकानेर 168 किलोमीटर, जैसलमेर 464 किलोमीटर और बाड़मेर 228। अब इसमें मैक्सिमम तो बनाता है जैसलमेर। अधिकतम कौन सी, जैसलमेर। और न्यूनतम कौन बनाता है, बीकानेर 168। कई बार एक तरफ क्या देगा, जिलों के नाम देगा, जैसे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। और एक तरफ देगा वो इनकी लंबाई, जैसे आपको दे दिया 228, 464,
210 और 168। फिर बोलेगा मिलान करो, तो मिलान करने के लिए देखो, गंगानगर से 210, बीकानेर से 168, जैसलमेर से 464 और बाड़मेर से 228। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले। तो देखो भाई, गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। अब मैंने बात की कि यहां से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुरू हो जाती है ऐसे, यानी गंगानगर का कौन सा बिंदु है, हिंदूमल कोट, और बाड़मेर में यहां तक समाप्त होती है। ये कौन सा है, बाखासर यानी भागल गांव। ये ऐसे है। अभी 4 जिले हैं, अब इसमें समझो पंजाब, पाकिस्तान के कौन कौन से जिले हैं। सबसे पहला आएगा बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, घोटकी, सुकुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट, थार पारकर। तो ये 3 तो हैं, 1 2 3, ये तो हैं पंजाब प्रांत के। बाकी ये 6 हैं, ये हैं सिंध प्रांत के। तो इसमें भी कंफ्यूज मत होना। आगे देखो, अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा राजस्थान की 5 राज्यों से लगती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। पंजाब से लगती है 89 किलोमीटर, जो न्यूनतम है 5 राज्यों में। हरियाणा की 1405 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश की 372, मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर और गुजरात की 1384 किलोमीटर। ये आपसे पूछे सर्वाधिक किस राज्य की लगती है, तो मध्य प्रदेश की। न्यूनतम किस राज्य की लगती है, तो पंजाब की। यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन है, कुछ किताबों में अलग दे रखा है, जैसे उत्तर प्रदेश का 872 या 74 ऐसे कुछ दे रखा है, इसका 1200 कुछ दे रखा है, इसका 1000 कुछ दे रखा है। तो भैया वो गलत है, मैं आपको समझा दूंगा कैसे है। अभी आगे समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे पहले देखो, राज्य की बात करते हैं, पंजाब राज्य। तो पंजाब राज्य से जो सीमा लगती है राजस्थान की, तो पंजाब राज्य के 2 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं, राजस्थान के भी 2 जिले हैं जो पंजाब से सीमा बनाते हैं। तो पंजाब का एक तो मुक्तसर है, एक फाजिल्का है। मिनिमम तो बनाता है मुक्तसर और मैक्सिमम बनाता है फाजिल्का। राजस्थान के भी 2 हैं, गंगानगर है और हनुमानगढ़ है। तो मिनिमम बनाता है हनुमानगढ़ और मैक्सिमम बनाता है गंगानगर। ये फैक्ट देख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पढ़ लो, कुछ नहीं है ज्यादा खास। हरियाणा सीमा की बात करते हैं, हरियाणा के 7 जिले हैं, राजस्थान के 7 जिले हैं। अगर इधर राजस्थान है तो राजस्थान के भी 7 जिले हैं, हरियाणा का भी 7 जिले। तो हरियाणा के हैं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात। अब देखो, जो फतेहाबाद ये मिनिमम बनाता है और महेंद्रगढ़ मैक्सिमम बनाता है। अब राजस्थान के देखो, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। हनुमानगढ़ मैक्सिमम बनाता है और जयपुर मिनिमम। आपसे पूछे कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो हरियाणा के साथ अधिकतम सीमा बनाते हैं, तो हनुमानगढ़, और न्यूनतम बनाता है वो जयपुर। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं, राजस्थान के भी 2 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में एक है मथुरा जिला, एक है आगरा। तो मथुरा मिनिमम बनाता है, आगरा मैक्सिमम बनाता है। राजस्थान के भी 2 जिले हैं, एक भरतपुर और एक धौलपुर। तो भरतपुर मैक्सिमम बनाता है, धौलपुर मिनिमम बनाता है। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के भी 10 जिले सीमा बनाते हैं, राजस्थान के भी 10 जिले बनाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के देखो, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ। सर्वाधिक बनाता है नीमच और मिनिमम बनाता है झाबुआ। राजस्थान के देखो, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। मैक्सिमम झालावाड़ और मिनिमम भीलवाड़ा। अब देखो, क्वेश्चन इस टाइप भी आ सकता है कि निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान से सीमा नहीं बनाता। अब 3 नाम तो इसमें से दे दे, मान लो एक ये दे दे, एक ये दे दे, एक ये दे दे, और एक नाम डिफरेंट दे दे। जैसे यहां दे दे इंदौर, क्या इंदौर बनाता है, क्या नहीं बनाता, तो आपका आंसर क्या आएगा, इंदौर। नेक्स्ट देखो, गुजरात सीमा। तो गुजरात के 6 जिले हैं, राजस्थान के भी 6 जिले हैं। गुजरात के हैं कच्छ, बनासकाठा, साबरकाठा, महिसागर, अरावली, दाहोद। अब इसमें मैक्सिमम बनाता है बनासकाठा, मिनिमम बनाता है कच्छ। राजस्थान के भी 6 जिले हैं, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। बाड़मेर मिनिमम बनाता है और उदयपुर मैक्सिमम बनाता है। राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं, बाड़मेर और गंगानगर। तो बाड़मेर किस किस से बनाता है, आप देखो कि यहाँ गंगानगर है, यहाँ
बाड़मेर है, ये गंगानगर, ये बाड़मेर। तो यहां देखो आप, यहां से ऐसे पंजाब सीमा है और यहां से ऐसे गुजरात सीमा है, लेकिन यहां से और यहां तक पाकिस्तान की सीमा है। तो गंगानगर किस किस से बना रहा है? पाकिस्तान प्लस पंजाब। और बाड़मेर किससे बना रहा है? गुजरात प्लस पाकिस्तान। तो देखो पाकिस्तान और गुजरात और पाकिस्तान में पंजाब, ज्यादा कुछ नहीं है। अब सीमा बनाने वाले जिले, तो देखो भाई राजस्थान के 25 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 4 हैं, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 23 हैं। तो आप देखो, मैं आपको बताता हूं, ये रफ मैप है राजस्थान का। इधर देखो भाई, पहले 4 की बात करते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अब 23 की बात करते हैं, तो बाड़मेर के बाद जालोर, इधर देखो लाइन खींच देता हूं मैं, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ आएगा, प्रतापगढ़ बाद चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद यहां आएगा भीलवाड़ा, फिर आएगा कोटा, फिर आएगा झालावाड़, फिर आएगा बारा, फिर आएगा सवाई माधोपुर, फिर आएगा करौली, फिर आएगा धौलपुर, फिर आएगा भरतपुर, फिर आएगा अलवर, फिर आएगा जयपुर, फिर सीकर, फिर झुंझुनू, फिर चूरू, फिर हनुमानगढ़। तो ये देखो, बाड़मेर गुजरात से भी बना रहा है और गंगानगर पंजाब से भी बना रहा है। तो ये 23 तो क्या आ गए? राज्यों से बनाने वाले, यानी अंतरराज्यीय। 4 आ गए अंतरराष्ट्रीय। अब भैया यहाँ एक कंफ्यूजन है, 2 जिले ऐसे तो दोनों बनाते हैं, अभी जैसे हमने पिछले बात की, देखो 23 प्लस 4 बराबर 27, लेकिन 2 जिलों को, बाड़मेर को हमने इसमें भी गिन लिया और इसमें भी गिन लिया, ऐसे ही गंगानगर को हमने इनमें भी गिन लिया, अंतरराज्यीय वालों में भी और अंतरराष्ट्रीय वालों में भी गिन लिया। तो 27 माइनस 2, तो कुल कितने बचे? 25। तो कुल कितने जिले सीमा बनाते हैं? 25। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब इनके नाम देखो भाई, जैसे आप देखो पंजाब के, जैसे मुक्तसर और फाजिल का। फिर हम बात करते हैं हरियाणा के, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात। अब राजस्थान के देखो, हरियाणा और पंजाब, ये दोनों देखो यहां तक है, किससे? श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, सॉरी, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ ये पंजाब से बनाते हैं। फिर हरियाणा की बात करें, ये यहाँ से और यहाँ तक हरियाणा है, तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। फिर यूपी की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक यूपी है, मथुरा और आगरा, इधर है भरतपुर और धौलपुर। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना और आप इसको अच्छे से स्टडी करना। फिर बात करते हैं एमपी की, यहाँ से लेकर और यहाँ तक एमपी है। तो एमपी के हैं मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ। और राजस्थान के हैं धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये कोटा। कोटा देखो इधर भी है और इधर भी है। फिर बारा, झालावाड़, बूंदी नहीं है, इसका ध्यान रखना भाई, बूंदी नहीं है, बूंदी इज ए लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। फिर बात करते हैं भीलवाड़ा भी है, चित्तौड़ भी है, प्रतापगढ़ भी है, बांसवाड़ा भी है। अब देखो यहां से और यहां तक पड़ता अपना गुजरात। कौन सा? गुजरात। तो गुजरात के कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर, दाहोद। पहले पंचमहल जिला था जिसका विभाजन करके अरावली और महिसागर जिले बना दिए गए हैं। राजस्थान के देखो जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। समझ गए? इधर देखो बाड़मेर जिला है, ये इधर पाकिस्तान से भी बना रहा है और ये गुजरात से भी बना रहा है। इधर गंगानगर है, तो आप इधर देखो ये पंजाब से भी बना रहा है, इधर पाकिस्तान से भी बना रहा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब कुछ फैक्ट हैं, ऐसे जिले जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो 2 है भाई। वो कैसे हैं आप समझो। देखो गंगानगर अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों बना रहा है, बाड़मेर भी दोनों बना रहा है, लेकिन जैसलमेर और बीकानेर ये 2 जिले ऐसे हैं जो केवल पाकिस्तान से बनाते हैं, यानी कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर बात करते हैं ऐसे जिले जो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, ऐसे 21 है भाई। वो आप देखो कि टोटल कितने बताए थे मैंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले? 23, लेकिन गंगानगर और बाड़मेर ये दोनों ऐसे हैं जो पाकिस्तान से भी बनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं, तो 23 में से 2 निकालेंगे, कितने बचेंगे? 21। यानी कि
अब देखो हनुमानगढ़ से लेकर जालोर तक ये सारे जो जिले हैं ये ऐसे हैं जो केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय नहीं बनाते। अब आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे नजदीक जिला मुख्यालय ये है गंगानगर, और अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर जिला मुख्यालय ये है बीकानेर। अब देखो भैया, तो जिला तो देखो यहां से यहां तक है, ये पूरा जिला है बीकानेर ये, और गंगानगर भी देखो ये पूरा जिला है। लेकिन आप देखो ये तो जिला है, लेकिन इसमें कई तहसील होंगी, लेकिन जिला मुख्यालय यहां है, और गंगानगर का जिला मुख्यालय यहां है, यहां नहीं है, थोड़ी ऊपर है, यहां से है। अब देखो आप कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जो जिला मुख्यालय है वो है गंगानगर, और इस अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे दूर जिला मुख्यालय वो है बीकानेर। अब देखो आप अब आप देखो यहां पंजाब सीमा है यहां से और यहां तक, और जो गंगानगर है ये अंतर्राज्यीय सीमा के भी सबसे नजदीक है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भी सबसे नजदीक है। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक गंगानगर, सबसे दूर बीकानेर। अंतर्राज्यीय सीमा के सबसे नजदीक वो भी गंगानगर है, लेकिन सबसे दूर है बाड़मेर, सबसे दूर। इससे गुजरात सीमा के सबसे दूर यानी अंतर्राज्यीय सीमा सबसे दूर कौन सा है? बाड़मेर। अब कुछ और प्रश्न है मैं आपको बता देता हूं आगे। फिर अंतर्राज्यीय सीमा सबसे नजदीक गंगानगर, सबसे दूर बाड़मेर, ये भी हो गए। नेक्स्ट चलते हैं। 4 जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। पहला हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ बनाता है भाई पंजाब हरियाणा से। देखो ये राजस्थान है, यहाँ हनुमानगढ़ है, तो इधर पंजाब इधर हनुमानगढ़। यहाँ भरतपुर, इधर हरियाणा, मतलब इधर पंजाब इधर हरियाणा, ये भरतपुर है, इधर हरियाणा इधर यूपी। ये बांसवाड़ा है, इधर एमपी इधर गुजरात, और ये है अपना धौलपुर। तो धौलपुर में देखो इधर यूपी इधर एमपी। तो 4 जिले हैं, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा। ये 2-2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। हनुमानगढ़ पंजाब हरियाणा, भरतपुर बनाता है हरियाणा उत्तर प्रदेश, धौलपुर बनाता है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, और बांसवाड़ा बनाता है मध्य प्रदेश और गुजरात। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्वर्ती जिले। ऐसे जिले जो ना तो किसी देश से सीमा बनाते हैं ना ही किसी राज्य से सीमा बनाते हैं, ऐसे जिलों को कहते हैं अंतर्वर्ती जिले। अंतर्वर्ती जिले। अब ये अंतर्वर्ती जिले कौन कौन से वो देखो। सबसे पहले देखो ऐसे कुल 8 जिले हैं भाई। कितने? 8। देखो नागौर है, ये किसी से सीमा नहीं बना रहा, ना तो किसी राज्य से ना ही किसी देश से। दूसरा जोधपुर, तीसरा पाली, चौथा राजसमंद। देखो भीलवाड़ा बना रहा है भाई, एमपी से बना रहा है यहाँ पे। 5वां अजमेर, 6ठा टोंक, 7वां बूंदी और 8वां दौसा। तो ये 8 जिले हैं जो ना तो किसी राज्य से सीमा बनाते हैं और ना ही किसी देश से सीमा बनाते हैं। पाली जिला सर्वाधिक 8 जिलों से सीमा बनाता है। अगर आपसे इससे पूछे ना कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है, तो भाई वो पाली जिला है। कौन सा जिला है? पाली। अब पाली जिला देखो, एक बनाता है नागौर से, एक बनाता है जोधपुर से, 1 2, फिर एक बनाता है थोड़ा सा देखो बाड़मेर से, एक बनाता है जालौर से 4, एक सिरोही से 5, एक उदयपुर से 6, एक राजसमंद से 7, और एक बनाता है अजमेर से 8। तो पाली जिला सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है। दूसरा सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला है नागौर, ये 7 जिलों से बनाता है। जैसे जयपुर 1, सीकर 2, चूरू 3, बीकानेर 4, जोधपुर 5, पाली 6 और अजमेर 7। तो दोनों को याद रखना। नेक्स्ट देखो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। 2 जिले ऐसे हैं जो 2 खंडों में विभक्त है। जैसे पहला अजमेर देखो आप, ये अजमेर है,
अजमेर, ये तो अजमेर का मुख्य भाग है, ये भी अजमेर का ही है, जिसको कहते हैं रावली टाडगढ़। अब ये रावली टाडगढ़ पाली और राजसमंद के बीच में स्थित हुई। किस किस के? पाली व राजसमंद के बीच में। तो आप अजमेर से चलोगे तो बीच में आ जाएगा राजसमंद या पाली का क्षेत्र, और फिर आएगा अजमेर का दोबारा क्षेत्र। तो कई बार प्रश्न आता है कि कौन से जिले हैं जिनकी सीमा एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा शुरू होती है? तो भाई एक तो अजमेर है और एक चित्तौड़गढ़ है। कौन से जिले हैं जो दो खंडों में विभक्त हैं? एक अजमेर है और एक चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़गढ़ को देखो आप, एक तो चित्तौड़गढ़ का मुख्य भाग हो गया, बीच में मध्य प्रदेश आ गया, इधर भीलवाड़ा आ गया। ये चित्तौड़गढ़ का रावत भाटा भैंसरोडगढ़ वाला भाग है जहां से चंबल नदी गुजरती है ऐसे, और यहीं पर राणा प्रताप सागर बांध स्थित है, यहीं पर भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहीं पर रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र है। तो इसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो एक पीछे मैंने फैक्ट आपको पूरा नहीं करवाया तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कई किताबें ये बताती हैं कि भाई यूपी की जो सीमा है राजस्थान से लगने वाली वो 872 या 874 के लगभग बताते हैं। और अब आप मेरे को छोटी, मैं थोड़ा सा देखो ज्यादा बहस नहीं जाना चाहता। अगर ये यहाँ से भाई आधा भरतपुर लगता है हरियाणा से और आधा धौलपुर लगता है एमपी से, ये तो आपको पता है। तो आधा भरतपुर और आधा धौलपुर ये अगर 874 है इतना सा, तो भैया गंगानगर में यहां से लेकर और बाड़मेर में यहां तक जो पाकिस्तान की सीमा है, क्या इसकी लंबाई मात्र 1070 ही होनी चाहिए क्या इसके हिसाब से? अब देखो आपने पढ़ा है कि धौलपुर जिले से 12.66 गुना बड़ा है क्या जैसलमेर। अब आप स्केल लो, पैमाना लो और यहां रखो कि एक तो इतनी सी सीमा है और एक इतनी सी सीमा है। अगर ये 874 है तो ये तो भैया 4-5 हजार जानी चाहिए। अब मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, ये 874 नहीं है, 800 जो भी दे रखा है उन्होंने 872-74, ये 372 है, बस इसका ध्यान रखना। और बाकी किताबें चलती हैं, आप कोई सी भी पढ़ लो, ज्यादातर किताबें चलती हैं कॉपी पेस्ट पे, कॉपी पेस्ट कि एक किताब से कॉपी किया दूसरे में डाल दिया, थोड़े से शब्द चेंज कर दिए और क्या है उसमें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका कोई भी दोस्त या आपका कोई भी परिवारजन अगर राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जैसे अभी देखो आरएस की वैकेंसी अनाउंस हुई है, आरएस 2021 असिस्टेंट प्रोफेसर है वो पेंडिंग चल रही है, अभी रिट की वैकेंसी पेंडिंग चल रही है, पटवारी की पेंडिंग चल रही है, जिनको अभी होना है। तो राजस्थान का कोई भी एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मैं ये सीरीज बना रहा हूँ जिसमें आप इसको यूजफुल मतलब काम में ले सकते हो। इसमें राजस्थान का भूगोल चल रहा है और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जो इससे बाहर जाएगा। आप कोई भी किताब पढ़ के देख लेना और अच्छी से अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।